Hello everyone. Hello everyone, welcome back to my channel Mathematics is Moz. My name is अर्चना चौहान और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर 3 ऑफ क्लास 8 एंड चैप्टर नेम इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. दीज आर द की नोट्स. ठीक है, आप इनको राइट डाउन भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में. ठीक है, तो पहले हम की नोट्स को डिस्कस करेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट को, उसके बाद हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. करेक्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है प्लेन सरफेस. प्लेन सरफेस मीन्स अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर इज़ अ प्लेन सरफेस. कोई भी फ्लैट सरफेस, जैसे आपकी बुक का कवर पेज है ना, या कोई भी पेज अगर आप लेते हैं दैट इज़ फ्लैट. कोई भी उसमें टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन सरफेस होनी चाहिए, एकदम फ्लैट. तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्लेन सरफेस. प्लेन कर्व की बात करते हैं. देखो, प्लेन कर्व का मतलब है कि अगर मैं कोई भी फिगर ड्रॉ करूं किसी भी फ्लैट सरफेस पर या प्लेन सरफेस पर विदाउट लिफ्टिंग माय पेन. लेट सपोज, देखो मैंने यहाँ से ये ऐसे करके कोई भी फिगर यहाँ पर ड्रॉ किया. ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से पेन स्टार्ट किया चलाना और यहाँ तक मैं लेकर गई, बट बीच में मुझे कहीं भी पेन को लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब पेन को उठाना नहीं पड़ा. दैट्स मीन इट्स अ प्लेन कर्व. और यू कैन से व्हेन वी गेट अ curve by joining the number of points without lifting the pencil is a plane curve. अब आपको पता है, कभी भी अगर हम कोई भी कर्व ड्रॉ करते हैं प्लेन सरफेस पर, तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जिनको ज्वाइन करने पर हमें कर्व मिलता है. ठीक है, तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स रहे होंगे जिनको ज्वाइन किया होगा तो हमें ये कर्व मिला है. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स just you can say a curve if you are drawing without lifting the pen or pencil on a flat surface, then it will be a plane curve. Okay, now it could be an open or closed. two types के curve हमारे पास है. ये open curve भी हो सकता है और closed curve भी हो सकता है. open curve simple definition is if initial point and final point are not same. ठीक है, अगर सेम नहीं है, दोनों एक पॉइंट पर ज्वाइन नहीं करते हैं, दैन इट विल बी अ ओपन कर्व. देखो यहाँ पर बहुत सारे कर्व बने हुए हैं. लेट सपोज अगर ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है, तो देख सकते हो आप ज्वाइन नहीं हो रहे हैं. दैट्स वाई इट्स अ ओपन कर्व. ठीक है, क्लोज कर्व की बात करें तो जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है बोथ विल बी सेम. मान लो मैंने यहाँ से ये डायग्राम बनाना शुरू किया, तो कुछ इस तरीके से मैं चलते गई और मैंने इसको फाइनली यहाँ पर ज्वाइन कर दिया. तो ज्वाइन करने पर ये क्लोज हो गया. ठीक है, बंद हो गया. ठीक है, फाइनल पॉइंट और आपका जो इनिशियल पॉइंट था बोथ आर सेम. इन दैट केस इट विल बी अ क्लोज्ड कर्व. नाउ नेक्स्ट वन इज पॉलीगन्स. इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन फॉर पॉलीगन्स. द सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्या लिखा हुआ है? द सिंपल क्लोज्ड कर्व्स विच आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली आर कॉल्ड द पॉलीगन्स. अब यहाँ पे इस वाले वर्ड को समझते हैं. सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व से मतलब है बेटा कि ऐसे कर्व जो खुद को क्रॉस नहीं करते हो, कर्व दैट डजंट क्रॉस इटसेल्फ. कुछ इस तरीके का फिगर है ना. मान लो अगर मैं इसको ऐसे क्लोज कर देती हूँ, बट ये क्या हो रहा है, इसके जो लाइन सेगमेंट्स है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, है ना. तो दिस इज नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. क्लोज तो है बट सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है. सिंपल क्लोज्ड कर्व का डेफिनेशन क्या है? अ कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, राइट, विच आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली. और क्या लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनना चाहिए, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन. तो यहाँ पर आपको याद रखना है, सिंपल क्लोज्ड कर्व के लिए दैट डजंट cross itself. Number 2, that is made up only and only by line segment and it should be closed. ठीक है, 3 बातें हमने यहाँ पर ध्यान में रखनी है. सो एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं. यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखो लाइन सेगमेंट से बना है, यस. क्या एक क्लोज्ड फिगर है? यस. क्या इसकी जो लाइन सेगमेंट है एक दूसरे को कहीं पर क्रॉस कर रहे हैं? नो. ठीक है, तो जितनी भी हमें पॉलीगन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं वो सभी फुलफिल हो रही हैं. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगन. करेक्ट. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, कि पॉलीगन्स कितने टाइप्स के होते हैं. तो देखो, पॉलीगन्स कैन बी क्लासीफाइड बाय द नंबर ऑफ साइड्स. नंबर ऑफ साइड्स या फिर वर्टिसेस कितना है उसके बिहाफ पर हम बता सकते हैं कि पॉलीगन कैसा होगा, क्या नाम होगा उसका. ठीक है, इफ़ वी हैव नंबर ऑफ साइड्स 3 दैन इट वुड बी अ ट्रायंगल. ठीक है, अगर नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 4 हो जाते हैं तो इट विल बी अ क्वाड्रिलेटरल.
5 हैं तो पेंटागन होएगा, 6 हैं तो हेक्सागन होएगा। एंड number of sides if we are having 7 then it would be a heptagon, and 8 है तो octagon होएगा। Similarly if we have number of sides 9 then it would be nonagon, 10 है तो डेकागन, एंड नंबर ऑफ साइड जितने भी बनते चले जाएंगे 11 12 13, ठीक है, उसमें लिख के उतना ही नंबर गन लगा देना है आपने सिंपली, राइट। 11 गन है ना, इस तरीके से। ओके, नाउ चेक करते हैं डायगनल्स। डायगनल्स एनी लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट्स द टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन इज कॉल्ड डायगनल। लेट्स सपोज मेरे पास ये फिगर है, ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो इसमें कौन सी 2 वर्टिसेस हैं जो कि ऑपोजिट हैं या नॉन कॉन्सिक्यूटिव हैं। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये वर्टिसेस और ये वाली एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर मैं इनको ज्वाइन कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डायगनल मिल जाएगा। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन, एनी लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट द टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव। नॉन कॉन्सिक्यूटिव का मतलब जो लगातार नहीं हैं, ऐसी वर्टिसेस को ज्वाइन करने पर जो मुझे लाइन सेगमेंट मिलता है वो क्या है, डायगनल होगा, उस पॉलीगन का डायगनल हो जाएगा। ओके, नाउ देखो यहाँ पर अगर ट्राइंगल की मैं बात करूँ तो बेटा ट्राइंगल में 0 डायगनल होता है। आप कोई भी 2 ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर ही नहीं सकते डायगनल फाइंड करने के लिए। सो ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 3 हो गए और 0 डायगनल। क्वाड्रिलेटरल में we are having number of sides 4 and number of diagonals are 2. In pentagon number of sides we are having here 5 and number of diagonals also 5, and in a hexagon number of sides are 6 and number of diagonals are 9. Now next topic, interior and exterior of a closed curve. Interior मतलब अंदर की तरफ वाला पार्ट, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ वाला पार्ट। तो इसमें जो ब्लू शेडेड पोर्शन है ना, वो इंटीरियर पार्ट को शो कर रहा है। यहाँ पर ये इंटीरियर है ना, और यहाँ पर ये क्लाउड के बाहर है तो इट इज़ एक्सटीरियर, करेक्ट। तो अब आप समझ गए होंगे, इंटीरियर मतलब इनसाइड द रीजन, एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड द रीजन। ओके, नाउ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है आपकी इस बुक का। Now next topic is convex and concave polygons, the polygon which have all the diagonals inside. Now next topic is convex and concave polygons. This is the important topic. Okay, so the polygon which have all the diagonals inside the figure are known as convex polygon. ऐसे polygons जिसमें हम diagonal draw करें और वो सभी diagonals क्या हो, फिगर के अंदर में आए, है ना, इनसाइड द फिगर बने। ओके, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। इसका ऑपोजिट क्या होगा, अगर हम किसी फिगर में डायगोनल ड्रॉ करते हैं और वो आउटसाइड द फिगर जाकर बने, है ना, तो वो क्या बनेगा, कॉनकेव पॉलीगन बन जाएगा। चेक कर लो, देखो यहाँ पर the polygons which have some of its diagonal outside the figure are also known as concave polygon, ठीक है। बाहर की तरफ में अगर आपके पास बन रहा है, एग्जाम्पल चेक करो, देखो यहाँ पर आपके पास ये पॉलीगन है, ये आपने 2 वर्टिसेस को ज्वाइन किया, तो ये जो डायगोनल आपको मिल रहा है ना, फिगर हमारा इधर रह गया और डायगोनल क्या है, बाहर की तरफ में, दैट्स इट्स अ कॉनकेव पॉलीगन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। Polygons which are equiangular and equilateral are known as रेगुलर पॉलीगन्स। तो यहाँ पर इन 2 शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। इक्वी एंगुलर, इक्वी मीन्स इक्वल, एंगुलर मीन्स एंगल। ऐसे पॉलीगन्स जिनमें हमारे जितने भी एंगल्स हों वो सब क्या हों, इक्वल मेज़र के हैं। मान लो अगर एक 60 डिग्री का है तो बाकी भी जितने भी हैं वो सब भी क्या हों, 60 डिग्री के हों। इक्विलेटरल मतलब साइड्स की हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ साइड्स कितने हों, इक्वल हों। नंबर ऑफ साइड्स अगर किसी में 4 हैं तो साइड्स भी कितना, इक्वल होने चाहिए, 4 ही हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स दैट शुड बी इक्वल,
ठीक है। तो इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, जितनी भी साइड्स है वो इक्वल होने से यहाँ ये भी है बेटा इक्वल मेजर का होना चाहिए, इक्वल लेंथ का साइड होना चाहिए, करेक्ट। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि है तो वो स्केलीन ट्राइंगल बट क्या हुआ उसके जो ट्राइंगल्स हैं वो डिफरेंट एंगल्स जो हैं वो डिफरेंट है, नहीं, एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और जो साइड्स की लेंथ है वो भी आपके इक्वल होने चाहिए, है ना। एंड इट्स ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो चेक करते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास एक पहला डायग्राम है रेगुलर पॉलीगन के लिए। देखो ये जो ट्राइंगल है इसमें ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों साइड्स इक्वल किस में होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में होती हैं। एंड वी नो दैट ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। हर एक एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो दोनों कंडीशन फॉलो हो गई। नंबर ऑफ साइड्स 3, तीनों ही इक्वल मेजर के हो गए। नंबर ऑफ एंगल्स 3 एंड तीनों ही इक्वल मेजर के हैं 60 डिग्री के। दैट्स वाई इट्स अ रेगुलर पॉलीगन, इक्विलेटरल, राइट। एंड दिस इज ए स्क्वायर। स्क्वायर में चेक करो, नंबर ऑफ साइड्स आर 4 एंड ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर एंड ईच एंगल इन स्क्वायर इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। हर एक एंगल 90 डिग्री मेजर का होता है। तो चारों साइड्स इक्वल हो गए और जो एंगल्स हैं चारों वो भी कैसे हो गए, इक्वल मेजर के हो गए। दैट्स वाई दिस इज आर रेगुलर पॉलीगन, करेक्ट। अब नॉन रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं। जैसे ये ट्राइंगल है, नंबर ऑफ साइड्स 3 हैं, नंबर ऑफ एंगल्स भी 3 हैं, बट यहाँ पे देखो ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है ना। और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और ये जो है ये तीनों जो साइड से ये भी इक्वल नहीं हो सकती इस केस में, तो इट विल बी अ नॉट रेगुलर पॉलीगन। ऐसे ही यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में आप चेक करो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। एंगल्स तो 4 हैं, चारों ही 90 डिग्री के हैं, बट साइड्स क्या हैं, चारों इक्वल नहीं हैं। दैट्स वाई इट्स नॉट अ रेगुलर पॉलीगन। Now, most important topic, angle sum property. The sum of all interior angles of a polygon remains the same according to the number of sides regardless of the shape of the polygon. ठीक है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ साइड्स पर। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, देखो अगर हम बात कर रहे हैं रेगुलर पॉलीगन की, है ना, तो ये किस में अप्लाई होगी प्रॉपर्टी, रेगुलर पॉलीगन में ये अप्लाई होगी, ठीक है। इतना बात ध्यान रखना है आपको। एंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज n-2 इंटू 180, ठीक है। तो अगर इसको ट्राइंगल के लिए मैं चेक करूं, वो भी किसके लिए, कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के मैं लिए इसको चेक कर रही हूँ। तो यहाँ पर n कितना है मेरे पास, चेक करो नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 3, तो 3 - 2 इंटू 180, सो इट वुड बी 3 - 2 इज़ 1, 1 इंटू 180 इक्वल्स टू 180। समझ आ गई बात, मतलब कि अगर मुझे कोई भी शेप दिया हो, है ना, और दैट वुड बी अ रेगुलर पॉलीगन, हम रेगुलर पॉलीगन के रिगार्ड में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस वाले फॉर्मूले से एंगल सम निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना भी बड़ा पॉलीगन है अगर वो रेगुलर पॉलीगन है तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पॉलीगन है हमारे पास ट्राइंगल, नंबर ऑफ साइड्स आर 3, सो सम एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इट वुड बी इक्विवेलेंट टू 180। नाउ क्वाड्रिलेटरल, कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, 4, सो जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला n-2 इंटू 180। सो n की जगह में आपने 4 रखा, 4 - 2, 2 इंटू 180 दैट इज 360 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही आप एन गन, मतलब किसी के लिए भी निकाल सकते हो। अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स पता है तो आप किसी भी एंगल के, किसी भी फिगर के लिए यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल टू बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं आप और कॉनकेव में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ चेक करते हैं आगे। Now we will solve question number 1 of exercise 3.1. It is given here are some figures. कुछ फिगर्स हमें गिवन है यहाँ पर और हमें ये बताना है कि इनमें से सिंपल कर्व कौन से हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन से हैं, पॉलीगन क्या होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होगा और कॉनकेव पॉलीगन क्या होगा, ठीक है। तो बात करते हैं ए पार्ट की, सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व क्या होते थे, सिंपली जिनको हम विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल वी कैन ड्रॉ ऑन अ फ्लैट सरफेस, दैट आर कॉल्ड सिंपल कर्व। सो फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, ठीक है, एंड यू कैन ड्रॉ फिफ्थ ऑल्सो, है ना, 6 को बना सकते हैं, 7th को बना सकते हैं, ठीक है। बाकी सब में हमें
पेन या पेंसिल को उठाना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा, इसलिए ये नहीं होंगे। सो ए के जो करेक्ट आंसर्स होंगे 1, 2, 5, 6 एंड 7। ठीक है, नाउ बात करते हैं बी की। नाउ पार्ट बी, सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन से होंगे? जिनका क्लोज्ड, पहले क्लोज्ड को देखेंगे। क्लोज्ड मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक हो। ठीक है, सिंपल कर्व से मतलब होता है दैट डजंट क्रॉस इटसेल्फ, जो कि खुद को क्रॉस नहीं करता हो। ऐसे कर्व्स कौन से कहलाते हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व कहलाते हैं। तो उसके लिए चेक कर लेते हैं कौन से होंगे। 1 होगा, है ना, एंड 2 होगा, ये देखो क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, एक ये वाला एक दूसरे के अंदर में आ रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। 5th होगा, 6 होगा, 7th होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी के लिए हमारे कौन कौन से करेक्ट हुए? 1, 2, 5, 6 एंड 7। ठीक है, नाउ चेक करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में हमें क्या बताना है? पॉलीगन्स हमें बताने हैं। ठीक है, सो पॉलीगन्स की डेफिनेशन क्या थी? दैट सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज़ मेड अप ओनली बाय लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, ऐसे क्लोज्ड कर्व, ऐसे सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हों, वो हमारे क्या थे? पॉलीगन्स थे। ठीक है, तो इसमें केवल आपका फर्स्ट एंड सेकंड, केवल ये 2 ही पिक्चर्स आपके पास हैं जो कि पॉलीगन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सी का आंसर होगा 1, 2। ठीक, नेक्स्ट इज़ डी, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन क्या थी? कि अगर हम यहाँ पर डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं, दैट शुड बी इनसाइड द फिगर। अगर वो फिगर के अंदर में है, दैट विल बी अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, तो चेक करो कौन सा होगा। फर्स्ट भी नहीं होगा, है ना, सेकंड सिर्फ होगा। बाकी में तो हम डायगोनल ड्रॉ कर ही नहीं सकते, और वैसे भी बाकी पॉलीगन ही नहीं है, तो फिर मतलब ही नहीं बनता डायगोनल ड्रॉ करने का। तो केवल जो सी है उसका आंसर 2 होगा। जो सेकंड फिगर है सिर्फ वही आप बना सकते हैं, उसी में हम जो डायगोनल ड्रॉ करते हैं वो इनसाइड द फिगर होगा, दैट इज़ कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब बात करते हैं कॉनकेव पॉलीगन की। तो कॉनकेव पॉलीगन से क्या मतलब है? कि अगर हम डायगोनल ड्रॉ करें, ऐसा पॉलीगन जिसमें हम डायगोनल ड्रॉ करें, वो आउटसाइड द फिगर जाए। ठीक है, अब पॉलीगन है तो दैट शुड बी मेड अप ऑन एंटायरली विद लाइन सेगमेंट्स ओनली। सो देयर इज़ ओनली ऑप्शन 1। जो 1 है वही सिर्फ ऐसा है। देखो ड्रॉ करके भी आप देख सकते हो। अगर इनको मैं मीट ज्वाइन कर देती हूँ तो यहाँ जो डायगोनल मिल रहा है वो आउटसाइड द फिगर मिल रहा है, दैट्स वाई 1 इज़ अ कॉनकेव पॉलीगन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। पहले कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करें तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल है, दैट्स मीन इट हैज़ नंबर ऑफ साइड्स 4। 4 तो इसमें साइड्स होने वाले हैं। तो अगर 4 साइड्स हमारे पास किसी भी फिगर में हैं, दैट्स मीन जो डायगोनल्स होंगे वो उसमें 2 होंगे। ठीक है, कोई भी आप एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। क्वाड्रिलेटरल से मतलब है कि नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 4 होने चाहिए। करेक्ट, जस्ट वेट, लेट्स सपोज मैंने ये बनाया है ना, तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। अब मुझे क्या होना है? डायगोनल ड्रॉ करना है। तो देखो ये इसके डायगोनल हो गए। तो देखो कितने डायगोनल्स हमारे पास हैं? 4 डायगोनल, 4 साइड्स हैं तो 2 डायगोनल्स होंगे। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं देयर आर 2 डायगोनल्स इन a convex quadrilateral. Now part B, a regular hexagon. तो रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं। रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होगा? जिसमें नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ जो मेजर ऑफ एंगल्स है वो कितना होगा? इक्वल होगा। सो ड्रॉ आ रेगुलर हेक्सागन। क्वेश्चन नंबर 2, बी पार्ट. So we need to tell here diagonals in a regular hexagon. So this is the diagram of regular hexagon. So just count, there are 9 diagonals in this regular hexagon. Okay, so just write the name of the diagonals. Okay, first of all we can write here a regular hexagon has 9 diagonals. ठीक है, 9 डायगोनल्स होंगे। और वो कौन कौन से होंगे चेक कर लेते हैं।
It would be AD, AE, BD, BE and FC, FB, AC, EC and in the last FD. काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. ठीक है, तो these are the 9 diagonals which has a regular hexagon. Okay, so next one is part C. Part C is a triangle. Triangle में कितने diagonal होते हैं? बात करते हैं पार्ट सी की. सो सी में हमें बताना है कि एक ट्राइंगल में कितने डायगनल होते हैं. सो अ ट्राइंगल हैज़ नो डायगनल. ट्राइंगल में कोई भी डायगनल नहीं होता है. सो एज यू कैन सी हियर अ ट्राइंगल हैज़ नो डायगनल. ठीक है. Question number 3. What is the sum of the measure of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Make a non-convex quadrilateral and try. क्या मतलब हुआ इसका कि आपको बताना है कि अगर आपके पास एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो उसके जितने भी एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा. ठीक है. एंड ये भी बताना है कि अगर हमारे पास कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं है, है ना, अगर एक कोई क्वाड्रिलेटरल है वो कॉन्वेक्स नहीं है, क्या ये प्रॉपर्टी जो एंगल सम प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं क्या उसमें भी अप्लाई होगी. ठीक है. एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आपको बनाना है और फिर वो बताना है इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके. ठीक है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. तो उसके लिए पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. Now let ABCD is a convex quadrilateral. Then we draw a diagonal AC which divides the quadrilateral in two triangles. ठीक है. टू ट्रायंगल्स कौन कौन से बन गए हमारे पास. एक ट्रायंगल बनेगा यहाँ से ADC एंड दूसरा बनेगा ABC जिसमें मैंने एंगल्स के नाम यहाँ पर लिख लिए हैं. ठीक है. अब आगे देखते हैं क्या करना है. Now in triangle ADC and ABC we are going to apply angle sum property. Okay, so it will give us angle A plus angle B plus angle C plus angle D. It is equivalent to angle A हमारा टू पार्ट्स में डिवाइड है, राइट. it has 1 and angle 6 and angle B is angle 5 and angle C angle 3 plus angle 4 and angle D is angle 2. ठीक है. इतना हमारे पास में है, राइट. तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो ट्राइंगल ADC है तो इसमें एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 आ रहा है. तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि एक ब्रैकेट में लिख लें एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3. ओके. एंड इन अनदर ब्रैकेट वी आर हैविंग एंगल 6 एंगल 5 एंड एंगल 4. ठीक है. अब देखो ये इस ट्राइंगल के 3 एंगल्स हो गए और एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें क्या पता है इट इज़ इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री. ठीक है. तो ये भी इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री होगा और ये भी इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री होगा. ठीक है. प्रॉपर्टी कौन सी आप देंगे यहाँ पर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. सो वी गेट 360 डिग्री. सो व्हाट वी कैन से the sum of measures of the triangle of a convex quadrilateral is 360 degree, right. Hence the sum of measures of the triangles of a convex quadrilateral is 360 degree. ठीक है. अब हमें प्रूफ करना है किसके लिए if quadrilateral is not a convex quadrilateral, right. Will this property hold if the quadrilateral is not convex? ठीक है. हमें अगर कॉन्वेक्स नहीं है तो उसके लिए हमें बताना है कि क्या ये प्रॉपर्टी तब भी अप्लाई होगी. तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लिया है. नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मीन्स कॉनकेव मीन्स जिसमें कि आपके जो डायगनल अगर आप ड्रॉ करते हो तो वो आउटसाइड ऑफ द फिगर जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है और मैंने क्या किया लेट ABCD इज़ अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. ओके. एंड ज्वाइन BD B से D को ज्वाइन कर दिया है विच ऑल्सो डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल इन टू ट्राइंगल्स. जिसने क्या किया इसको फिर से टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया है यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. अब इसमें भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. ठीक है. इन ट्राइंगल
ए बी डी, ठीक है। पहले ट्राइंगल ए बी डी में चेक करते हैं, तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। ओके, इक्वेशन नंबर 1 इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। सेम वर्क फॉर सेकेंड इक्वेशन, इन ट्राइंगल बी डी सी, ठीक है, क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री 2, ठीक है। सो अगर आप ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, ठीक है, तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 6 इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। तो देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को भी ऐड करने पर हमें क्या मिला, 360 मिला। अब यहाँ से चेक करो, जो एंगल 1 है वो क्या है, एंगल ए, राइट। एंगल 2 एंड एंगल 5, अगर इसको मैं इसको साथ में रखूँ तो ये किसको डिनोट करता है, एंगल डी को डिनोट करता है, ठीक है। नाउ एंगल 3 एंड एंगल 4 ये दोनों मिलके किसको डिनोट कर रहे हैं, एंगल बी को, राइट, एंड एंगल सी, ठीक है, ये एंगल सी हो गया। एंगल बी और एंगल सी प्लस एंगल डी, इट इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री। सो नाउ वी कैन से yes, if quadrilateral is not convex, then this property will also be applied. Question number 4. Examine the table. Each figure is divided into triangles and the sum of angles deduced from that. देखो यहाँ पर जितना भी आपको जो टेबल दिया है इसमें कुछ फिगर्स दिए हैं, उन फिगर्स को ट्राइंगल में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एंड डिपेंडिंग ऑन साइड्स यहाँ पर एंगल सम आपने फाइंड करना है। तो जैसे कि यहाँ ट्राइंगल है तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, हमारे पास 3 हैं, तो एंगल सम कितना हुआ 180। अगर हमारे पास साइड्स कितने हैं 4 हैं, तो उनका जो एंगल सम है वो क्या बन रहा है 4 - 2 × 180। तो अगर आप इसको गौर से देखो तो ये कुछ फॉर्मूला इस तरीके से है कि आप इसको लिख सकते हो, यहाँ से फॉर्मूला लिख सकते हो n-2 × 180, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एंगल सम, करेक्ट। एंगल सम के लिए आपने ये फॉर्मूला निकालना है, n-2 × 180। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू 4 ही, तो 4 - 2 2 2 × 180, देखो यहाँ से मिला। अब जब नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 5, तो 5 n की जगह 5 रखोगे तो 5 - 2 3 3 × 180 ये मिल जाएगा। अब n की जगह 6 रखो तो 6 - 2 कितना आया 4, तो 4 × 180, ठीक है। तो अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स गिवन हो किसी भी कॉन्वेक्स पॉलीगन के लिए तो हम एंगल सम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। अब चेक करो, जो पहला वाला है इसमें जो ए पार्ट है इसमें n की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 7, तो बेटू एंगल सम क्या होएगा, एंगल सम इक्वल्स टू 7 - 2 × 180, सो इट वुड बी 5 × 180 डिग्री, and 5 × 180 degree means it would be 900 डिग्री, ओके। तो अगर हमारे पास किसी कॉन्वेक्स पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड 7 हो तो उसका जो एंगल सम होगा वो 900 होगा। नाउ चेक फॉर पार्ट बी। पार्ट बी में n जो है वो हमारे पास कितना है 8 है, तब एंगल सम क्या बनेगा, एंगल सम इक्वल्स टू 8 - 2 × 180 डिग्री, ओके। सो 8 - 2 बोले तो 6 × 180 डिग्री, एंड जब आप 6 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे दैन इट वुड बी 1080 डिग्री, ठीक है। नाउ चेक फॉर सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास n की वैल्यू कितना है, इट इज़ 10, सो अगेन अप्लाई द फॉर्मूला। सो एंगल सम इक्वल्स टू 10 - 2, n - 2 की जगह हम क्या लिख रहे हैं 10 - 2 × 180 डिग्री, एंड 10 - 2 8 × 180 डिग्री। अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास आएगा 1440 डिग्री, ठीक है।
नाउ लास्ट डी चेक करो, उसने बोला कि जब एन हो तो बेटा फॉर्मूला ही सीधे आपने लिख लेना है डी पार्ट के लिए, ठीक है। जब एन इक्वल्स टू एन है ना, एन इक्वल्स टू एन है, देन एंगल सम इक्वल्स टू n-2 into 180, correct? So this was the question number 4. Number 5, what is a regular polygon? State the name of a regular polygon of 3 sides, 4 sides and 6 sides. हमें यहाँ बताना है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है और उसके बाद हमें 3 साइड्स और 4 साइड 6 साइड से बनने वाली रेगुलर पॉलीगन्स के नाम बताने हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ रेगुलर पॉलीगन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन एंड स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, 4 साइड्स एंड 6 साइड्स। हमें यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन बतानी है और उसके बाद बताना है कि 3 साइड से बनने वाला जो पॉलीगन होगा उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो तो पहले स्टडी करते हैं रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन। अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर इज़ नोन एज रेगुलर पॉलीगन। अगर आप याद करो तो अभी मैंने जो इंट्रोडक्शन पार्ट आपके साथ शेयर किया था तो उसमें ये सारा कुछ डिस्कस किया था। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉलीगन हो जो कि इक्वी एंगुलर हो, राइट, और दूसरी बात क्या बताई थी कि इट शुड बी इक्विलेटरल। इसका मतलब क्या था कि इक्वल मेज़र के तो जितने भी एंगल्स हैं, अगर एक 90 डिग्री है तो बाकी सब भी 90 डिग्री होने चाहिए। और इक्वी एंगुलर मतलब हमारे पास जो 4 साइड्स हैं या 5 साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं, जितने भी साइड्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल लेंथ के होने चाहिए। तो उसको हमने क्या बोला था, इक्विलेटरल, ठीक है। तो क्लियर हो गया। रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, जो कि इक्वी एंगुलर हो और इक्विलेटरल हो। इक्वी एंगुलर का मतलब जिसके जितने भी एंगल्स हों वो सेम मेज़र के हों, एंड इक्विलेटरल का मतलब है कि अगर उसके पास जितनी भी साइड्स हैं, मान लो 4 साइड्स हैं तो चारों की अगर लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो सबके सब कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर लेंथ के ही होने चाहिए। ओके, नाउ अगर मेरे पास नंबर ऑफ साइड्स 3 हो तो ऐसे पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे, इट्स अ वेरी सिंपल, इट वुड बी अ ट्रायंगल, ठीक है। चेक कर लो, कुछ ऐसे बनेगा, राइट। नाउ सेकेंड है कि अगर 4 साइड्स हमारे पास हो तो डेफिनेटली इट वुड बी अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। नाउ अगर हमारे पास 6 साइड्स हो तो क्या होगा, डेफिनेटली इट वुड बी अ हेक्सागन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पर जो हमें फिगर दिए हुए हैं इनमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो नंबर ऑफ साइड्स हैं कितना है, 4 है, तो इट वुड बी अ क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होगा। आप ऐड कीजिए, तो ऐड करने पर आपको मिलेगा 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉरी 180 नहीं होगा क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल है, दैट्स वाई इट वुड बी इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री। ओके, नाउ ऐड दीज टू, देन यू विल गेट 300 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री एंड एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर। पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, हेयर फाइंड द एंगल मेजर एक्स। ओके, सो आप देख सकते हो कि अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, और ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है बिकॉज इट्स हैविंग 4 साइड्स, प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सो देखो यहाँ से क्या होगा, x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री। ओके, सो x प्लस इन तीनों को हम अगर ऐड करते हैं दैन वी विल गेट 220 डिग्री,
it is equivalent to 360 degree. Now x equals to 360 degree minus 220 degree. So x equals to, on subtracting we will get 140 degree. Now check for next question. Question number 6 part C. So you can see in the diagram, यहाँ हमें बेस एंगल्स नहीं पता हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक ये वाला एंगल फाइंड करना होगा और एक ये वाला फाइंड करना होगा, ठीक है। ये दो एंगल्स यहाँ पर निकालने हैं, दोनों बेस एंगल्स, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट बेस इंटीरियर एंगल फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट बेस इंटीरियर एंगल क्या होएगा? देखो ये एंगल 70 है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या बना रहा होगा? लीनियर पेयर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 70, ठीक है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपको यहाँ से मिलेगा 110 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये हमें मिल चुका है, दैट इज़ 110 डिग्री। ओके, नाउ अब यहाँ पर जो सेकेंड बेस इंटीरियर एंगल है उसको फाइंड करना है। सो सेकेंड बेस इंटीरियर एंगल, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा यहाँ से 120 डिग्री। ओके, तो आप देख सकते हो आप कि हमें यहाँ से सभी एंगल्स मिल चुके हैं, राइट। नाउ अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर द पॉलीगन। अच्छा, उससे पहले भी यहाँ पर एक चेक करो कि हमें 5 साइड्स यहाँ पर हैं, तो अगर आपको डायरेक्टली नहीं याद है कि एंगल सम कितना होगा, देन यू नीड टू फाइंड द एंगल सम ऑफ द पॉलीगन। सो हेयर n इक्वल्स टू 5, सो एंगल सम इक्वल्स टू एंगल सम ऑफ पॉलीगन equals to n minus 2 into 180 degree, correct. So value of n we have 5 minus 2 into 180 degree. Okay, so it is 3 multiplied by 180 degree. अब आपको इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको मिलेगा 540 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सम ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इट इज इक्वलेंट टू 540 डिग्री, राइट। अब क्या करना है, इसमें सभी एंगल्स को सम करना है और उसको हमने 540 के इक्वल रख देना, जहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। नाउ x प्लस 30 डिग्री प्लस x प्लस एक एंगल हमारे पास आया था 120 डिग्री एंड नेक्स्ट वन था 110 डिग्री, और ये सभी एंगल्स किसके इक्वल थे? 540 डिग्री के। नाउ x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x होएगा। बाकी को ऐड करते हैं तो यहाँ से मिलेगा 260 डिग्री इक्विवेलेंट टू 540 डिग्री। नाउ 2x इक्वल्स टू 540 ट्रांसपोज कर दो, तो ये बनेगा माइनस 260 डिग्री। ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट फ्रॉम हियर 280। ओके, नाउ डिवाइड विथ 2, सो 280 डिग्री अपॉन 2 डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 140 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिली? 140 डिग्री। नाउ डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। Here we have number of sides 5. Okay, so first of all just find angle sum. Okay, तो angle sum equals to, यहाँ पर n हमारे पास 5 है, so it would be 5 minus 2 into 180, correct. तो ये बनेगा 3 into 180, so it is equivalent to 440 डिग्री, राइट। सो अब यहाँ पर एंगल सम, सभी एंगल्स का सम कर देना है, ठीक है। तो ये बनेगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 5 टाइम्स x, सो 5x इक्वल्स टू 540 डिग्री। नाउ डिवाइड कर दो 5 से 540 को, देन वी विल गेट x इक्वल्स टू 1 टाइम एंड 8 टाइम, सो इट वुड बी 108 डिग्री, ठीक है। तो जो x की वैल्यू है वो 108 डिग्री आ गई है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7,
in the given diagram, first we need to find value of x, y and z, and after that find the value of x plus y plus z. ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जितने भी एंगल्स हैं वो सभी एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो ये वाला क्या है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है. तो हम क्या कर सकते हैं, लीनियर पेयर मतलब इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यहाँ से आपको मिलेगा 90 प्लस एक्स, ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं. 90 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. सो x इक्वल्स टू हुआ 90 डिग्री. ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू मिल गई. अब हमने क्या फाइंड करना है, z फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, एक लीनियर पेयर बना रहा है. तो यहाँ से क्या मिलेगा, z प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. 180 डिग्री. सो z इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री. So we will get z equals to 150 डिग्री. करेक्ट. अब हमने फाइंड करना है y को. तो आप y देख सकते हो, y क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है. तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से आप क्या करोगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती थी, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो यहाँ से y मिलेगा हमें, y इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री. ठीक है, तो y आ गया, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 120 डिग्री. ठीक है, सो यहाँ पर हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है. अब क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था x प्लस वाई प्लस जेड. ठीक है, सो x प्लस वाई प्लस जेड इक्विवेलेंट टू x की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, y है 120 डिग्री एंड z है 150 डिग्री. करेक्ट. अब इनको ऐड करिए आप, कितना मिलेगा, ऑन एडिंग यू विल गेट 360 डिग्री. ठीक है, सो क्वेश्चन डन हो गया इसका पार्ट ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 बी पार्ट. देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर सभी के सभी एक्सटीरियर एंगल्स आपके पास में हैं, राइट. तो एक काम करते हैं, पहले ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ से एन कितना, लेट सपोज ये एन हो गया है, एन हमने फाइंड कर लेना है. ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलेटरल, राइट. तो यहाँ से हमें मिलेगा एन प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री, राइट. सो एन प्लस 260 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री. ओके, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या मिली, 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री. सो n हमारे पास आ गया 100 डिग्री. ठीक है, n की वैल्यू हो गई 100 डिग्री. ये जो एंगल था कितना मिला, 100 डिग्री मिल गया है. तो अब क्या करेंगे आप, इसमें आप देख सकते हो सभी के सभी क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं ये, है ना. तो लीनियर पेयर है तो इसका मतलब क्या होगा, w प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वेशन 1. दूसरा होगा x प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2. एंड z प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 3. एंड नेक्स्ट इज y प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4. अगर आप इन सभी इक्वेशंस को ऐड करते हैं, राइट डाउन एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों इक्वेशन को ऐड करने पर देखो क्या मिलेगा. ऐड करिए, हमारे पास इक्वेशन राइट हैंड साइड में ऐड होगी, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी. ठीक है, तो अगर आप ऐड करते हैं तो मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू. ओके, एंड 100 प्लस 120 प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री, है ना. एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू 4 टाइम्स 180 डिग्री. ठीक है, अब ऐड करिए, तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़, इन सबको जब आप ऐड करोगे तब यहाँ से मिलेगा 360 डिग्री एंड
and it would be 720 degree. Correct. Now x plus y plus z equals to 720 degree minus 360 degree, that is equivalent to सब्ट्रैक्ट करने पर 360 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ आया, यहाँ से हमें मिला कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू इट वुड बी 360 डिग्री. दिस इज़ योर आंसर. ओके.